अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। इक़्तिदार की हवस, ज़िद, अना और हट धर्मी जब सर पर सवार हो तो फिर इंसान को ना तो मुल्क दिखाई देता है और ना ही मुल्क की सालमियत। पॉपुलिस्ट लीडर की चंद बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि उसको अपने सिवा सब गलत दिखाई देते हैं और यही ख्यालात और नजरियात साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हैं। उनको हुसूल इक़्तिदार के सामने ना तो मुल्क की माशी मसाइल की फिक्र है, ना ही मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी को रोकना उनकी तवज्जो दिखाई देता है। उनके मसाइल की फहरिस्त में ये सब मसाइल शामिल नहीं है। पेशावर धमाके के बाद तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत इस बात पर मुत्तफिक थी कि कम से कम मईशत और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निपटने के लिए इकट्ठे बैठना और लाहेअमल बनाने की जरूरत है। लेकिन वाहिद तहरीक इंसाफ वो जमात थी जो किसी भी सूरत, किसी भी मसले पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं और जल्द इंतखाबात की रट लगाए हुए है। 2 रोज कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का तहिया किया गया, जिसमें यह भी तय हुआ कि सियासी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया और तमाम अस्करी और सियासी क़यादत को इसके लिए मदऊ किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया गया। इस इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई को 2 नुमाइंदे भेजने की दावत दी गई। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म का यह पैगाम असद कैसर और परवेज खट्टर को पहुंचाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ एपेक्स कमेटी पीटीआई के 2 नुमाइंदों को शरीक होने की दावत देता हूं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी इस कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ। आज एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा वफाकी वज़रा और कौमी सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर केपी की हुकूमत को दिए गए 10 साल में दहशतगर्दी से निपटने के लिए वसाइल का जिक्र किया और कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हर बार ताना मिलता है कि वफाक साथ नहीं दे रहा। 2010 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 417 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, आज हमें हक की बात कहना पड़ेगी। हमारा सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए वो 417 अरब रुपए कहां हैं? और दर्जा बदर्जा तमाम सूबों में जो कुछ हुआ तो 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है, वो कहां गया? मैं यहां पर बताना चाहता हूं बगैर किसी किस्म की खुद नुमाई के कि अगर हमने सीटीडी पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई थी तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो 14 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते हैं। एक तरफ तनकीद है, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने केपी की हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने के लिए बड़े पैकेज को देने का फैसला किया और हिदायत की है कि वो काम जो गुज़श्ता 10 सालों में नहीं हुआ, हंगामी बुनियादों पर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इजलास में इत्तफाक किया गया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी इदारों के हमरा मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करेंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला किया, जिसके लिए 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस एपीसी में शिरकत के लिए इमरान खान को भी दावत दी गई, जिसका जिक्र आज एपेक्स कमेटी इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के खिताब में भी था। और नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने तनकीद करते हुए कहा, जुल्म का बाजार गर्म करने वालों को सेटल करने को तैयार है, लेकिन मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपनों के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक पार्टी के लीडर को मदऊ किया जो मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। उम्मीद है नफी में जवाब नहीं आएगा। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ज़ुलमा को इनवाइट किया इस एपेक्स कमेटी के लिए भी, और मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में जो हमारी ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सतम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने की तैयार नहीं। एक पार्टी के जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। शहबाज शरीफ ने खिताब में इस उम्मीद का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम कौमी इशू की तरफ तवज्जो मबजूल होगी और वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद भी उम्मीद ही रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ इनकार कर दिया गया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने इमरान खान की एपीसी में अदम शिरकत की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हुकूमती वसाइल का रुख पकड़ धकड़ की तरफ है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चले। जा रही है तहरीक इंसाफ के नहीं जा रही। और तहरीक इंसाफ ने एपेक्स कमेटी में जाने से माजरत की है। अब तहरीक इंसाफ का ये वतीरा है कि वो सियासी मुखालिफिन के साथ किसी भी तौर बैठने को तैयार नहीं,
जिसके बायस अब दीगर सियासी कायदीन भी उनके रवैये से नाला दिखाई देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को अहम कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करने की दावत दी गई हो। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के बाद कई बार तहरीक इंसाफ को मुल्की माशी मसाइल पर बातचीत की दावत दी, लेकिन उनकी ये दावतें रऊनत के साथ रद्द की जाती रहीं। वो कब कब तहरीक इंसाफ को साथ बैठने की दावत दी, इसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये भी याद रहे कि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब अब बने हैं, लेकिन बतौर ऑपोजिशन लीडर भी उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी थी इमरान खान साहब को। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। पैसीते कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा, इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है। ये वज़ीर आज़म का रवैया है हुकूमत में आने के बाद। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म थे और मुल्की माशी मसाइल गंभीर थे, सियासी हालात कशीदा थे, तब भी उस वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान को मिसाक मईशत की दावत दी जाती रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो ये तक कह चुके कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से असम्बली फ्लोर पर इमरान खान के साथ बैठने और मिसाक जमहूरियत पर बात करने की दावत दी गई, तब भी इन तमाम अफराद की मुखलिसाना कोशिशों को अहमियत नहीं दी गई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े, अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। बैठे हमारे साथ बैठे, आप अब लार्जर ऑपोजिशन के साथ बैठे, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, सब बैठ के एक 15 साल का, एक 25 साल का एक हल बनाए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस इशू से निकाल सकें। Along the lines of what he said yesterday, and for me to be able to say कि कदम बढ़ाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब से सियासत में आए हैं जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन 2014 में 126 रोज के तारीखी धरने के बाद जब सानिया APS हुआ तो उन्होंने यह धरना खत्म किया और बाद में उस वक्त बुलाई गई APC में न सिर्फ तहरीक इंसाफ ने शिरकत की बल्कि इसमें किए गए फैसलों को सपोर्ट भी किया गया। उस वक्त क्या हुआ? अब यहाँ सवाल यह है कि सानिया पेशावर सानिया APS से कम खतरनाक था क्या? यहाँ शहीद होने वाले मुल्क कौम के बेटे नहीं थे क्या? बढ़ती हुई दहशतगर्दी का नासूर इस बात का मुतकाजी नहीं कि मुल्की सलामती के लिए सियासत को पसे पुश डाल दिया जाए? सवाल तो यह भी है कि क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को उस APC में शिरकत के लिए कोशिशें की गई थी? क्या इमरान खान अब भी यही चाहते हैं कि जो उस वक्त यानी उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे उनकी मौजूदगी में बैठे थे, क्या आप वो ये चाह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बैठे तो तभी वो बैठेंगे? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2014 में इमरान खान साहब 126 रोज का तारीखी धरना खत्म कर देते हैं इसलिए कि मुल्क को एक बहुत बड़े साने APS का सामना होता है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें होती हैं। आज सानिया पेशावर पर एक बार फिर मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि पूरे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट, सब एक पेज पर बैठे हैं। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, बड़ा ये अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क में एक लीडर है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहता है सारा पाकिस्तान मेरे साथ है, नौजवान मेरे साथ है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से खैबर से लेकर कराची तक जो है वो मैं ही हूँ। और बार बार हमें बताया जाता है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको मारने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दिए जा रहे हैं। अब दहशतगर्द तंजीमों को तो कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि तालिबान तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान में तो वो इमरान खान साहब की है। तो मेरा ख्याल है तालिबान की रिस्पेक्ट में ही शायद ये तालिबान से मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन तालिबान के खिलाफ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। ये इनका नज़रिया सियासत जो है ये दुरुस्त नहीं है, वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन इमरान खान साहब मर्जी के मालिक हैं जी। वो आज ये APS के धमाके के बाद भी जो हमने देखा, जो पूरा नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर कितना आमद दरामद हुआ। उसके बाद देखिए वहाँ पे किसी ने सीख कबाब खाया है, किसी ने शादी की, उसके बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे नॉर्मल होता है। तूफान और क़यामत तो उस APS के जो शोहदा हैं, जो शहीद बच्चे हैं, उनके माँ बाप पर गिरी ना, उनके घर वालों पर गिरी। हमारे रहनुमाओं को क्या फ़र्क पड़ता है? अभी भी देखिए ना, इतनी मिस कोऑर्डिनेशन है, इतनी मिस रिपोर्टिंग है। इस वक्त
खैबर पख्तूनख्वा की एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आपको ना शहबाज शरीफ साहब क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, ना इमरान खान साहब क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, ना इमरान खान साहब के हवारी को क्लियर पिक्चर दे रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आज जो बैठक हुई उसमें मतलब बैठक हुई होनी थी वो उसमें जाना चाहिए था इनको, क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा सवाल बड़ा सादा से अगर तो अवाम है वैसे देखिए 126 रोज के धरने से बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो आज इमरान खान साहब ने नहीं की। उस वक्त तसलसल के साथ एक तारीखी धरना दिया गया जो 126 रोज पर मुश्तमिल था। उस वक्त कंटेनर पर खड़े होकर कितनी गालियां दी गई, कितने ताने तशने दिए गए। आज तो वो सब कुछ नहीं हुआ है उस शिद्दत के साथ। तो क्या है जो उस वक्त था, जो बैठने पर जिसने मजबूर कर दिया था, वो आज नहीं है? आप मेरे मुंह से जो कहलवाना चाह रहे हैं रेहान, मैं कहूंगी नहीं। उस वक्त जो यूनिफॉर्म में थे ना वो उनको पसंद थे, अब जो है वो उनकी नजरियात। अरे मैं कह देता हूँ ना, उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, उस वक्त इमरान खान अंपायर की बात करते थे कि उंगली खड़ी हो जाएगी, विकेट गिर जाएगी। जी उस वक्त जाहिर है जी, देखे ना पूरी टीएलपी उनके साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना जो फैज़ाबाद धरना था, उसके बाद फैज़ाबाद धरने के ऊपर मुकदमा भी आया, फिर आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ क्या किया, ये हमसे कोई छुपी हुई बात है, ये हमने कोई नहीं सुनी हुई बात, ये कोई नई बात तो नहीं है। उस वक्त सब एक पेज पे थे, तो एक पेज यही था कि उस वक्त का तकाजा था, मौके की मुनासबत से इमरान खान साहब ने वही किया जो उनको करना चाहिए। लेकिन आज उनको गाइड करने के लिए शायद इमरान खान साहब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ तो नहीं बैठ सकते, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुक्तदर हलकों के साथ हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या यही समझा जाए फिर कि वो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, असेंबली के अंदर जाना है, लोगों से बातचीत करना है, वो नहीं है, बल्कि उसको सुपरसीड करते हुए अगर अंपायर साथ मिल जाए तो वो बेहतर है? बिल्कुल यही बात है ना। आपको पता है कि इमरान खान साहब का एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, और अब तो मतलब वो नार्सिसिज्म से आगे बढ़ के पैरानोया भी बहुत हो गया। वो इतने पैरानॉइड हो गए हैं, कबल वक्त बता देते हैं कि ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है। अब पता नहीं डर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं या बाकी जमातों को डरा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े सेल्फिश आउटलुक है उनकी, और उनकी सियासत का जो हमें हमेशा से खासा लगा है, जो उसको मैं हमेशा पॉइंट आउट करती रही हूँ कि कोई भी चीज़ अवाम के लिए नहीं है। आपको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया, आपको अवाम सामने आ जाए। आपको जी अमरीकी साजिश ने हटाया तो अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए। अच्छा जी, आपको इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है तो आपके साथ अवाम खड़ी हो जाए। आपको अपनी इलेक्शंस अपनी मर्जी के नहीं मिल रहे तो अवाम खड़ी हो जाए। भाई आपने अवामी हुकूक और अवामी लोगों के लिए कभी अवाम को इकट्ठा किया है? इनकी कभी कोई सोच है? मतलब पूरे दुनिया जहान जो है इमरान खान साहब की का बदला भी ले ले, और वो बता भी रहे कि कौन वीडियो में है। कोई सही फोरम पे ये जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इनको नहीं समझ आती, इनको राना सनाउल्लाह भी नहीं पसंद, इनको वजीर दाखिला भी नहीं पसंद, इनको तो कोई भी नहीं पसंद ना। तो ये तो एक सेल्फिश जो सियासत है, यानी अवामी सियासत तो ये नहीं करते, ये वन मैन सियासत करते हैं। एक आदमी का जो खासा है वो एक नार्सिसिस्ट आदमी है, उसको लगता है ही इज एम्पावर्ड, ही इज ओड। आपको यू ओ इट टू हिम टू गिव हिम द रिस्पेक्ट एंड द स्टैचर एंड द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान, because he just wants it and you have to। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। चलिए, बज़ाहिर अब इमरान खान साहब के स्टांस को अगर मान लेते हैं तो वो इनके साथ बैठेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत को मानने के मुतरादिफ होगा, यानी इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी अगर इमरान खान इनके साथ बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मंजरनामा भी है, वो ये है कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में आया था तो उस वक्त की ऑपोजिशन ये कहती थी कि आरटीएस की पैदावार है। उस वक्त की ऑपोजिशन ने इनको सिलेक्टेड वजीर आजम कहा था। इसके बावजूद उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर ने कहा था ये मिसाकी मईशत करते हैं। उस वक्त बिलावल भुट्टो ने द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ है। उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम साथ बैठकर मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वो आपको आरटीएस की पैदावार और सिलेक्टेड समझने के बावजूद बैठ सकते हैं तो आप फिर इंपोर्टेड सरकार के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए, ये एक बड़ा आपने जो सवाल किया ना, इसमें एक बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना कि लोगों के जो उस वक्त अपोजिशन में थे वो उस वक्त पावर में नहीं थे, जो उस वक्त पावर में थे वो आज अपोजिशन में भी नहीं है। आप ये देख लीजिए कि मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए, आपने जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं तब आप अगर आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें तो वो बेहतर होता है। अब आप ये जो आला ज़र्फ़ी वाली बातें कर रहे हैं जो ये अपोजिशन में होते हुए करते थे, क्या इस तरह की बातचीत अभी हो रही है? और अगर हो रही है तो आप पार्लियामेंट लॉजेस में आप जिस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं, जो शेख रशीद के साहब के साथ हो रहा है, जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, जो आजम स्वाति के साथ हुआ, मतलब आप कहीं पर ये कह सकते हैं कि आप इंतकामी सियासत नहीं कर रहे? आप लाख कहिए कि ये इंतकामी सियासत नहीं, दो दिन के लिए सिंध ले जाए, 2 दिन के लिए उनको मरी ले जाया जाए, मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब जितना भी हम कंडेम करें जो शेख रशीद साहब हैं, मैं तो उनको, और मैं कह रही हूँ ये खुद कहने वाले हैं कि शेख रशीद साहब की बात का जवाब नहीं देंगे, वो हैं कौन? तो अगर वो कुछ नहीं है, वो इतने इररेलेवेंट हैं, तो फिर इतना दर्द क्यों उठ रहा है दिल में, इतना
बेचैन क्यों हो रहे हैं उनको हवालात में रखने के, इतना बेचैन क्यों है सिंध हुकूमत उनको 2 दिन के लिए ले जाने के लिए। मतलब ये बात जो है ना इनकी, एक तरफ से कि आओ दोस्ती करें, दूसरी तरफ से इंतकामी कार्रवाइयां कराते जाओ। आला ज़र्फी आपने दिखाई नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमने कार्रवाई की नहीं चाहते हैं और कुछ सियासी मुकदमे तो है नहीं। वो कहते हैं अगर सियासी मुकदमा बनाना होता तो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करता है। जी, वो राना सनाल भी आपको बार बार कहते हैं देखें जी 15-20 किलो हमने हीरोइन तो नहीं डाली ना आपके बैग में। मतलब भाई अगर आपने हीरोइन नहीं डाली और अगर आपने ये मतलब अगर आपका भी इसमें कोई नहीं है और ये केस है भाई, शेख रशीद साहब ने इससे सख्त गुफ्तगू की हुई है पिछले दौर में, क्यों नहीं उन पर हाथ डाला गया? आप उस वक्त जब ऑपोजिशन में थे तब आप इनको कोर्ट क्यों नहीं लेके गए? इनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं कटा? अगर आपको वाकई लगता है कि जो जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। आप लाख मुझे बता दीजिए कि ये इनके करने से नहीं हो रहा। क्या ये खुश नहीं हो रहे? क्या ये अब निजी महफिलों में हंस नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर? देखो जी क्या कर दिया, अभी तो हमने उनको उंगली नहीं लगाई, अभी तो देखो क्या होगा इनके साथ। पॉइंट इज इट्स जस्ट इन बैड टेस्ट। अगर आपके मुल्क में मईशत का ये बेड़ा गर्क हो रहा है, दूसरी तरफ आपका टेररिज्म आपको सामना है उसका, तो या तो फिर आप ऑल आउट बैड कॉप बन जाएं, ठीक है ना, फिर आप गुड कॉप ना प्ले करें कि अच्छा जी आए हमसे बात भी कर लें, मुज़ाकरात भी कर लें, हम एक साथ बैठ भी जाते हैं। आप उनके साथ क्यों बैठेंगे जिनके लोगों को आप बार बार गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जिनके लोगों को आप पार्लियामेंट लॉजर से निकाल भी रहे हैं, जिनके इस्तीफे आप लोगों ने बगैर किसी उसके पहले आप कहते हैं क्या मुल्क में कोई अनटचेबल है? मतलब क्या ऐसा भी तसव्वुर होना चाहिए कि हम जब हुकूमत में हो तो हम ऑपोजिशन की पकड़ दकड़ करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके लोगों को 2-2 साल तक जेल के अंदर रखें, उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाल के लेके आए, उस वक्त किसका मतलब जावेद लतीफ को हथकड़ियां लगाए, हम इरफान सिद्दीकी जैसे दानिश्वर को हथकड़ियां लगा दें सिर्फ इसलिए कि किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है या वो सिर्फ एक हलफनामा SHO को जमा नहीं कराया। तो क्या ऐसा भी तसव्वुर होना चाहिए कि मुल्क में कौन टचेबल है डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो कुछ हो रहा है कंडेमनेबल है? देखिए आई थिंक ये जो सियासत में होता रहा है, और आप इमरान खान साहब के दौर के पीछे चले जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी ने PMLN को नहीं पॉलिटिसाइज करने के साथ साथ ऑस्ट्रेसाइज किया? क्या उनको कद काट पे नहीं लेकर आए? क्या वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हुई? ठीक है, इमरान साहब के दौर में एक इंतकामी कार्रवाई ने एक अगली और एक बड़ा ही बहुत ही कोई बदसूरत किस्म का एक फेस अपना लिया था, और वो नहीं होना चाहिए था। मैं कहीं पे भी इसको जस्टिफाई नहीं करती जो इरफान सिद्दीकी के साथ हुआ, जो मरियम साहिबा के लिए लैंग्वेज यूज होती रही, जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, जो PTI के लोग नवाज शरीफ साहब के घर जाके करते रहे। मतलब ये मैं किसी भी चीज़ को कंडेम किए बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं समझती कि अगर आपको एक तकलीफ हुई है तो आप वही तकलीफ रिटर्न ना करें। ज़र्फी तो आला ज़र्फी तो ये है ना कि आप अपने दुश्मन से भी तमीज़ से बात करें। दोस्ती में तो सब तमीज़ होती है ना, लेकिन दोस्त दुश्मन के साथ कैसा रहता है ये उसके ज़र्फ का तकाजा होता है। और मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है कि आला ज़र्फी वाले लोग कम ज़र्फी दिखा रहे हैं, उनको नहीं दिखानी चाहिए। ठीक, लास्टली ये फरमाइएगा कि अब इन मसाइल का देखें, दहशतगर्दी जैसे अफरीद का सामना हमें है, इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जितने बड़े चैलेंजेस इस वक्त है, हमारी रिजर्व $3 बिलियन के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, उसके अलावा एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही। अब इन सारे मसाइल का हल क्या है? अगर हम बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर कौन सा रास्ता लेंगे? देखिए, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं मैं उनको समझती हूँ कि उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील करनी होंगी, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन इससे पॉलिटिक्स को निकाल के बाहर फेंकिए। इसमें पॉलिटिकली अब डॉलर को किस तरह करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, मईशत का किस तरह से लुटिया डबोनी है, नहीं डबोनी, उसको डूबने से कैसे बचाना है, इसके अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। आपको ऐसे इक़दाम करने हैं जो तसलसल के साथ चल सके। आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप अपने अखराजात कम करें। सबसे पहले तो आप हुकूमती अखराजात कम करें। आपका 78 लोगों की माशाल्लाह आपके पास काबीना है, किस लिए भाई? आप लोग अपने वर्कर्स कम करें, आप लोग जो ग्रेड 22 वालों अफसरान को रखा हुआ है उनको कम करें, उनकी तनख्वाहें रोकें, उनकी तनख्वाहें कम करें। मतलब मैं कह रही हूं इतना कुछ हो सकता है सिर्फ टू स्टॉप द गैप राइट नाउ। हम IMF के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये कश्मीर के इशू के ऊपर इंडिया से नहीं बात करनी, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुआहिदा कर लेना, लेकिन इंडिया से हमने एक्सपोर्ट नहीं करनी। मतलब ये तमाम तर चीजें भाई, क्राइसिस रहते हैं, एक दूसरे के साथ इशूज भी रहते हैं, वो इशूज एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ते हैं और आप अपने मफाद में उनके साथ एक अलग तरीके से डिप्लोमेसी को कायम रखते हैं। मैं सिर्फ लास्ट में ये कहूंगी कि अगर तो हमारी हुकूमत वाकई इस मुल्क को बचाना चाहती है तो प्लीज ये टेरियन वाला केस, मैं इमरान खान साहब के ज़र्फ का क्या कहूं कि वो अपनी बेटी को नहीं कबूल कर रहे। उस बेटी का क्या कसूर है? वो क्या देख रही होगी कि मेरा बाप, मतलब मुझे मान ही नहीं रहा कि मैं उसकी बेटी हूं। मतलब इतनी तकलीफ दे बात मुझे ये लगती है कि टेरियन केस इज सो लाइक कॉम्प्लिकेटेड एज फार एज फीलिंग्स आर कंसर्न्ड। और मतलब मुझे इमरान खान साहब के ऊपर भी
गुस्सा आ रहा है, मुझे इस हुकूमत में भी गुस्सा आ रहा है कि भाई आपको और कुछ नहीं मिल रहा है इनको अरेस्ट करने के लिए। आपके पास बहुत मवाद है, आप कब करेंगे इमरान खान साहब को अरेस्ट? आपका बेसिक फीचर तो आपको यह है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें या इमरान खान साहब को जो है ना अहल करार दे दें, तो फिर वो करें ना, बाकी चीजों को छोड़ दें और फिर वही करें। और अगर आपको इकोनॉमी को ठीक करना है तो उनको छोड़ें, इग्नोर करें और डिलीवर करें, गवर्नेंस दे, प्रॉपर चीजें करें, मतलब अपने लोगों को बुलाएं, गेट फॉरेन एक्सपर्ट्स, गेट मईशत के एक्सपर्ट्स को लेकर आए और टीम बनाएं। आपको नहीं पता इस मुल्क को कैसे चलाना है, आपको नहीं पता इस मुल्क के साथ क्या करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म सोच अपनानी पड़ेगी, विच आई थिंक कि इनको फॉरवर्ड थिंकिंग करनी है। आज भी नहीं रहना कि आज उसको ये कर दो, कल उसको ये कर दो, इलेक्शन को रोक लो, इलेक्शन को करा दो, ये नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। टेरियन केस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने जिन 33 हलकों के ऊपर बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, अब उससे भी पीछे हट गए हैं। इतना ज्यादा डर है, शायद इसमें ममनुआ फंडिंग केस भी शामिल है, तोशा खाना केस भी है। क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने 33 हलकों पे से इलेक्शन लड़ने से यू टर्न ले लिया है? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हमेशा कहते रहे कि वो ना डरेंगे ना ही कभी झुकेंगे, लेकिन मौजूदा हालात और वाकयात देखकर महसूस होता है कि इमरान खान ना सिर्फ डरे और सहमे हुए हैं, बल्कि वो किसी हद तक झुककर अपने फैसले भी तब्दील कर रहे हैं। 33 हलकों में बाई इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस में तमाम हलकों में इमरान खान को मैदान में उतारने का फैसला किया गया, यानी कप्तान खुद मैदान में उतर रहे थे। कप्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्रांड है, अब उस ब्रांड ने यू टर्न लिया है और इन पहले राजनपुर वाले हलके से यू टर्न लेने का फैसला किया गया और अब पता ये चल रहा है कि 33 के 33 हलकों से इमरान खान नहीं बल्कि एक्स MNAs यानी वहां से जो पहले इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अब इस फैसले के पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है? क्या टेरियान केस समेत जो 5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, क्या उस नाअहली से बचने के लिए अब एक पैंतरा बदला गया है? ये कोई सियासी चाल है? अगर ये सियासी चाल है तो इसका आने वाले दिनों में इमरान खान को सियासी तौर पर फायदा होगा या नुकसान उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ये फैसला किया क्यों है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब हमारे मौजूद है। रियाज फतियाना साहब, पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहम और हसास मामले पर बुलाई गई, दहशतगर्दी जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म करना मकसूद है, लेकिन उस पर भी आपने जाने से माजरत कर ली है। आपके लिए सियासी मफाद पहले है, मुल्क बाद में? वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि सच कोई बाकायदा उनका हमें इन्विटेशन नहीं मिला, अगर मिला भी हो तो दे फर्स्ट हमारी ये पॉलिसी और मौक़िफ़ रहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये एक साजिश के जरिए। सरदार अयाज सादिक ने आपसे रब्ता नहीं किया वज़ीर आज़म के नुमाइंदे के तौर पर? जी मेरे इल्म में नहीं है, मैं मज़ीद चेक कर लेता हूँ। सरदार अयाज सादिक साहब एक महज़ब शख्सियत है, मैं उनको दिल से कदर करता हूँ। मेरे दोस्तों जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया को पता चल गया कि आपको वज़ीर आज़म ने बुलाया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में APC में, एक आप ही को नहीं पता। गुजारिश ये है कि इस पे बाकायदा इल्म में नहीं है क्योंकि मीडिया में तो हमने नहीं देखा, लेकिन यह है कि अगर इनवाइट भी किया हो तो इस पे जायजा लिया जा सकता है। और मेरा ख्याल अभी जो 3 इश्यूज हैं, सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं, दहशतगर्दी, मैशत और सियासत, तीनों बुरानों का हम सामना कर रहे हैं और तीनों का आपस में चोली दामन का। तो सर जाइए ना, जाकर बात कीजिए। जी सर बैठिए, बैठ के बातचीत होगी, उसी से मसला हल होगा। जी उस पर देखें ना, वन आइटम एजेंडा ना रखें, ओपन डायलॉग रखें, उस पर तो बात हो सकती है ना। उसमें हर टॉपिक पर बात खुली बातचीत हो। इसमें दहशतगर्दी का मामला है, डूबती हुई मैशत का मामला है, सियासी बहरान का मामला है। यही तो एजेंडा है सर इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, इसी एजेंडे पर तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप जाएंगे, जाके अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर बात करेंगे तो को हल निकलेगा ना सर। गुजारिश ये है कि ओपन एजेंडा नहीं है ना, वन आइटम एजेंडा है। हम चाहते हैं कि इसको ओपन करें, या तो इसमें लिखा हो कि इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। बेशक चलिए मान लिया कि अगर दहशतगर्दी एजेंडा है तो क्या दहशतगर्दी से निमटना तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, तमाम कौम का यकजहती के साथ एक साथ खड़े होना क्या जरूरी नहीं है, इस वक्त नागुज़ीर नहीं है? कौम डिवाइडेड है बावजह सियासी बुरान, और अगर डिवाइडेड कौम के साथ हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए, कौम का आपस में इत्मीनान होना चाहिए। फतियाना साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है कि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, लीडरशिप एक पेज पर बैठे कौम को मैसेज दे कि हम मुत्तहिद हैं। आपकी वजह से तो डिवाइडेड है लोग। जी मैंने अर्ज किया ऐसे तो बात नहीं होगी ना, वज़ीर आज़म साहब बैठे होंगे,
वो कहेंगे आप एजेंडे के अलावा बात ना करें और वो वन आइटम एजेंडा होगा। हम चाहते हैं कि जब नेशनल डायलॉग, चलिए फिर मुझे कहने दीजिए कि आप तो क्यों नहीं बैठ रहे हैं। आप इसलिए नहीं बैठ रहे कि वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बैठे होंगे, आप इसलिए नहीं बैठ रहे कि आपके साथ अंपायर नहीं बैठा होगा, आप इसलिए नहीं बैठ रहे कि आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट नहीं बैठी होगी जो यकीन दहानी करा रही होगी कि आप अगले वजीर आजम होंगे मुल्क के, इसलिए नहीं बैठ रहे हैं आप। मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज इल्जाम तराशी है। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत नहीं करते, हम अवाम के, अल्लाह ताला और अवाम के साथ मिलकर करते तो हैं। सर 2014 में साने एपीएस के बाद आपने 126 रोज का धरना भी तो कॉल ऑफ कर दिया था, आज जाने में क्या हर्ज है? गुजारिश मेरी ये है कि सिर्फ एक आइटम नहीं है, यहाँ पे मुल्क की लोग रोटी के लिए तंग हैं, बिजली नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, लोगों की चीखें निकल रही हैं। सिर्फ एक दहशतगर्दी चलिए मेरा ख्याल है नहीं। फतियाना साहब इसका तो बेहतर तौर पे इवैल्यूएट वो पब्लिक कर सकती है, व्यूअर्स कर सकते हैं, फैसला आवाम पे छोड़ते हैं। मैं अगले इशू की तरफ बढ़ूंगा। 33 हलकों में इमरान खान साहब ने, जो आपका ब्रांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आपने उस किए हुए फैसले से यू टर्न क्यों लेना पड़ा? देखिए, इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस अदालत में है और हुकूमत की और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को -1 फार्मूले के तहत फारिग किया जाए। तो ऐसा ना हो कि वो 33 हल्कों में हमारे उम्मीदवार हों और इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी मुस्तरद ठीक, यानी अब आप कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान का नाहल होना नविश्ता दीवार है? नहीं, निश्चय दीवार नहीं है, साजिश है। और साजिश के जरिए किसी मोतबर शख्सियत को थोड़े अरसे के लिए आप रोक सकते हैं, मुस्तकिल अवाम के दिलों से नहीं निकाल सर सकते। दो बड़े ना- इंपॉर्टेंट केसेस हैं फतियाना साहब, एक टेरियान केस है, अपनी बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाना, और दूसरा ममनुआ फंडिंग केस है। केसेस तो और भी हैं, 5 केसेस है इस वक्त जो इंतहाई खतरनाक है, लेकिन ये 2 केसेस ऐसे तोशाखाना केस भी है, तो लग तो यही रहा है इसका फैसला तो अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर होना है और कोर्ट में दलाइल की रोशनी में फैसला होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। जस्टिस मुनीर की कोर्ट भी पाकिस्तान की ही कोर्ट थी और हम तो बहुत एहतराम करते हैं जुडिशरी का। मैंने वैसे कहा कि इसमें जब एक बदनीति के साथ रेफरेंस मूव किया जाए और आप खौफजदा हों एक सियासतदान से, एक रहनुमा से, तो किसी बात की भी तवक्को रखी जा सकती है। यहाँ पे जो हुकूमत में लोग छुपे बैठे हैं, उन्हें चाहिए था कि हमारे साथ मैदान में आके मुकाबला करते, तो अदालत ने करना है सर। लेकिन उन्होंने तो साजिशें शुरू कर दी कि क्या होगा, खुदा ना खास्ता इमरान खान अगर नायल हो जाते हैं तो इमरान खान का वोट बैंक तो पहले से बढ़ेगा और हमदर्दी का वोट मिलेगा। मैं कहता हूँ पीडीएम के लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इमरान खान अगर नाहल हो जाएंगे तो पार्टी को संभालने वाला कौन होगा सर? या ये सोचा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इस पे कोई प्लानिंग की है? क्या पेपर वर्क हुआ है कि अल्टीमेटली पार्टी की कमान कौन संभालेगा? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कौन लीड करेगा? जी, पार्टी एक मुस्तहकम पार्टी है, एक मुल्कीर पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसकी हर जगह पे ब्रांचेज हैं। एक जमहूरी पार्टी है, इसका कलर सिस्टम है, कोर कमेटी है। जी मैं मान लेता क्योंकि मैंने आपकी पार्टी को इवॉल्व होते हुए देखा है। केपी के अंदर मुसलसल 2 बार हुकूमत रही, तीसरी बार फिर इख्तिदार लिया, मरकज में आप हुकूमत में आ गए, आपने इवॉल्व किया। लेकिन ये भी मान लीजिए कि आपकी अना, जिद और हठधर्मी ने आपको ये दिन दिखाए हैं कि आप ना तो नेशनल असेंबली के अंदर है, ना प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर है, बल्कि सड़कों पर है। देखें, हमें किसी ने निकाला नहीं, हम खुद अपनी मर्जी से बाहर आए हैं। हमारी मेमोरी, हमारी मर्जी, हम जब चाहें फिर वापस असम्बलियों में जाएंगे, अवाम की तायद के साथ जाएंगे। हमने ये भी साबित किया है। वैसे तो मैं पिछले 8-9 महीने से सुनता रहा कि कभी आपको अमेरिका ने निकाला है, कभी जनरल फैज ने निकाला है, कभी किसी ने निकाला है। आज आपने मान लिया कि आप खुद निकले, किसी ने निकाला नहीं है। गुजारिश मेरी, मैंने असम्बलियों से इस्तीफों की बात की है और निकालने की बात नहीं। निकालना तो एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। मैंने कहा कौमी असम्बली से इस्तीफे हमने खुद अपनी मर्जी से दिए हैं, सूबाई हुकूमतें हमने खुद तोड़ी हैं। ये साबित हुआ है अवाम के सामने कि हम इक़्तिदार के भूखे नहीं है, हम असूलों के तहत खड़े हुए हैं और हमारा असूली मौक़िफ़ जो है उसकी पजीराई हुई है अवाम में, जिसका सबूत बहुत बड़े मुल्की जलसे थे, मुसलसल एक रेफरेंडम है। और जहाँ 17 जुलाई को या फिर 10 अक्टूबर को इंतखाबात हुए हैं, आपने देखा कि हमने 75 और 80% रिजल्ट हासिल किया है। इन फ्यूचर जब भी इलेक्शन होगा, हम बहुत बड़ी 2/3 इसलिए से हुकूमतें बनाएंगे वफाक सूबे। चलिए, आपकी इस गुफ्तगू से मायूसी झलक रही है कि इन फ्यूचर जब भी इलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप हुकूमत से बाहर आए थे तो आपने कहा था फौरी इलेक्शन होगा, तारीखें देते रहे। वो आपके वजीर जो तारीखें देते रहे, आज कल भी पाबंद सलासिल शेख रशीद साहब पेश गोइया करते रहे, उन्हें एक और तारीख दी कि मार्च के अंदर जो है हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। अब आप ये मान रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होगा, इसका मतलब ये फैसला तो हुकूमत ने करना है आपके कब इलेक्शन होगा। आइन से कोई बालातर नहीं है, पाकिस्तान का आइन मौजूद है। आइन का आर्टिकल
224 बड़ा वाजे है कि अगर असम्बली तोड़ी जाए तो 90 डेज में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन खत लिख चुका है गवर्नर साहबान को, पंजाब को भी है कि 13 आज भी हाई कोर्ट में पेशी थी, मैं भी गया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। जज साहब ने बड़ा वाजे कहा है कि जुमेरात तक आप फैसला करके आए कि कौन सी डेट को इलेक्शन करवाना है। गवर्नर चलिए फतेहाना साहब, ये तो प्रोविंशियल असेंबलीज के रौले में पड़े हुए ना आप इस झगड़े में। मैं तो नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूं जहां पे आप अर्ली इलेक्शंस चाहते थे। लेकिन मेरी बात मान लीजिए ना सर कि जिस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त उन्होंने आपको कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार है, बावजूद इसके कि वो आपको सिलेक्टेड कहते थे, आपको आरटीएस की पैदावार कहते थे। आज जिस वक्त वो हुकूमत में है फिर आपको कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं, आप फिर इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका खुमियाजा ये कौम भुगतेगी, अवाम को नुकसान होगा। अब तो सारी कौम जानती है इंपोर्टेड कौन है और सिलेक्टेड कौन है। और दूसरा ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत सदर ममलकत को भी इख्तियार है कि अगर रियासती इदारे मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर फेल हो जाएं, और आज अदालत में भी ये बात हुई है तो सदर ममलकत भी तारीख अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन की कि वो रियासत के सरबराह हैं। इलेक्शन बिल्कुल 13 अप्रैल से पहले हो रहा है पंजाब में और 16 अप्रैल से पहले हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें कोई दो राय नहीं, ढकी छुपी बात है। और दोनों असम्बलियों में हम अक्सरियत से आएंगे। यही तो छक्के छुड़ा चुकी है पीडीएम के। इनके साथ होगा क्या कि जब दो सूबाई लड़ाई करेंगे, महाजराई करेंगे, तसादुम करेंगे, बैठेंगे नहीं। क्विकली बस ये बता दीजिएगा। हम नहीं लड़ना चाहते हैं, मुल्क और कौम के लिए हर सतह पे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ओपन एजेंडा हो इसमें सियासी इस्तेकाम, अगले फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट। इमरान खान को वजीर आजम बनाने की यकीन दहानी करा दी जाए। जी, तो वज़ीर आज़म तो और किसने बनना है? इमरान खान को हम बनाना चाहते हैं, हमारी कौम पूरी बनाना चाहती है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है और इमरान खान ही मुल्क का अगला वज़ीर आज़म होगा। इसमें और दोनों सूबाई जिलों में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की यकीन दहानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इकोनॉमिक डोमेन से अहम खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के हालात रोज बरोज संगीन, अबतरी और बदहाली की जानिब जा रहे हैं। रियासत की नाकामी और आवाम की बदहाली की जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। अशराफिया एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मगन है। आवाम की अक्सरियत बेचैन, मुस्तरब और गैज़ो गज़ब से भरी पड़ी है। आवाम दो वक्त की रोटी खाने से कासिर है, लेकिन हुक्मरान एक दूसरे को जेर करने की कोशिशों में दिखाई देते हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई फौरी इमदाद मिलने की तवक्को नजर नहीं आ रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद 27 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 16% मजीद कम होकर इस वक्त 3 अरब 9 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं, जिनसे बमुश्किल सिर्फ 3 हफ्तों से भी कम की दरामदात की अदायगी हो सकती हैं। ये ज़खायर फरवरी 2014 के बाद कम तरीन सतह पर हैं और सिर्फ 18 रोज़ की दरामदात की अदायगियाँ पूरी करने के काबिल हैं, जो 1998 के बाद से कम तरीन हद है। इस वक्त कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूदा ज़खायर 5 अरब 65 करोड़ डॉलर है, जिसके साथ मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गए। इस सूरत हाल में मुल्क को ताज़ा रकूम की आमद की अशद ज़रूरत है और बहरान से बचने के लिए आलमी मालियाती इदारे यानी IMF प्रोग्राम को जल्द अज जल्द दोबारा शुरू करने की अशद ज़रूरत है। ऐसे में वज़ीर आज़म अवाम को कैसे तसल्ली देते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि IMF एज ए स्पीक, IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि हमें टफ टाइम दे रहे हैं, तो अवाम के लिए कोई गुड टाइम तो नहीं है, या अवाम के लिए कोई तसल्ली भी नहीं है वज़ीर आज़म के पास। अब आने वाले दिन अवाम पर कितने टफ होंगे इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।